हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सनमन लेक्चरर। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास 10 जो सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान के बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये पेज है एंड ये पेज है एंड ये पेज है एंड ये पेज है एंड ये पेज है, ठीक है, एंड ये पेज है। कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना, और सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा स्पेशल है। चलो फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पे आप ध्यान दो, अपना फोकस करो कि गांधी जी ने अपने पुस्तक, गांधी जी का पुस्तक था हिंद स्वराज, हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया। मतलब गांधी जी ने एक पुस्तक है हिंद स्वराज, जो कि आपको पता होगा, तो इसमें कुछ तर्क दिया था असहयोग आंदोलन के बारे में। तो वो क्या तर्क दिया था वो आपको बताना है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश जो था उस पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। अब कब्जा तो कर लिया था, लेकिन बहुत ज्यादा देश को खोखला बना दिया था। सोने की चिड़िया थी अपना इंडिया, लेकिन उसको क्या बना दिया, बिल्कुल खोखला। तो ऐसे में उन्हीं सब के बारे में हर एक पुस्तक में लिखा गया है। गांधी जी ने इसी सब के बारे में लिखा है, क्योंकि गांधी जी आजाद कराने के पीछे लगे हुए थे। तो इसीलिए आप इसमें देखो क्या लिखा हुआ है। गांधी जी ने अपनी पुस्तक स्वराज में कहा था, क्या कहा था, यदि हम अंग्रेजों का किसी भी रूप से सहयोग ना करें। जैसे जो अंग्रेज हैं, अगर आपके घर में कोई आए और आपके ऊपर शासन चलाए, तो अगर आप उनका सहयोग ना करो तो वो कैसे कर सकते हैं, आपके घर में वो शासन कैसे कर सकते हैं। ऐसे में अगर हम उनका सहयोग ना करें तो अंग्रेज अपने आसपास ही मतलब अपने आप ही गिर जाएंगे और इनकी कंपनी नहीं चलेगी। जैसे अगर वो किसी कंपनी को इंडिया में चला रहे हैं, अगर इंडिया के लोग ही ना लें, उनके कंपनी से सामान ना लें, तो उनकी मतलब कंपनी कैसे चलेगी। और अगर कंपनी नहीं चलेगी तो उनके मतलब पैसे कैसे बनेंगे। ऐसे में उनकी जो सैनिक क्षमता है वो गिर जाएगी, और तब हम उनको भगा सकते हैं। और अगर कोई भी आपके घर में लूटता है, मतलब आता है आपके घर में हक जमाता है, तो इसका मतलब आपके घर में ही किसी का हाथ है। इसका मतलब अपने देश में हाथ था कि अंग्रेजों को मतलब अगर आए थे तो किसी का इंडिया से हाथ था। क्योंकि अगर सहयोग ना करो तो इतने मतलब सैनिक होते हैं, इतने लोग होते हैं अपने कंट्री में, तो वो कैसे आ सकते हैं। उनको तो एक चुटकियों में मारा जा सकता है। ऐसे में जब इंडिया के लोग सहयोग किए होंगे तब आए होंगे। लेकिन अब यहां कहे कि गांधी जी ने अपनी पुस्तक स्वराज में कहा था कि हम अब अंग्रेजों का किसी भी प्रकार से सहयोग ना करें, किसी भी रूप में सहयोग ना करें, तो अंग्रेज मतलब अपने आप ही गिर जाएंगे और उनकी कंपनियां नहीं चलेंगी, कंपनियां नहीं चलेंगी। अगर उनकी कंपनियों से हम सौदे ना लें, कुछ लेना, तो वो भी खराब हो जाएंगे। ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और आप लोगों को काफी डिटेल में समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, रेशम मार्ग क्या है। व्हाट इज रेशम मार्ग, सिल्क रूट, सिल्क रूट जिसे इंग्लिश में कहते हैं। देखो रेशम मार्ग आपको पता होगा कि मतलब अब तो कच्चे मार्ग, पक्के मार्ग ये सब हो गए, लेकिन पहले था एक रेशम मार्ग, जिसके द्वारा एक देश से दूसरे देश में व्यापार किए जाते थे। रेशम मार्ग जो था ना, आधुनिक काल से पहले, आधुनिक काल जो था, हिंदी में आप पढ़े होंगे आधुनिक काल, आधुनिक काल से पहले संसार के दूर दूर भागों के मध्य व्यापारिक तथा सांस्कृतिक संपर्क का माध्यम था। जैसे जो रेशम मार्ग था एक सड़क की तरह था रेशम का, और वो क्या था, मतलब एक देश से दूसरे देश, दूर दूर देश जो थे उनके बीच का क्या था, व्यापारिक मार्ग था। मतलब व्यापार के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उसके रास्ते के द्वारा व्यापार किया जाता था, एक देश से दूसरे देश में जाता था। संस्कृति, संस्कृति मतलब एक दूसरे से अच्छी व्यवहार करना, ये सब चीजें का संपर्क माध्यम था। वही एक माध्यम था जिसके द्वारा हम व्यापार कर सकते थे, अपनी संस्कृति संपर्क का माध्यम था। तो यह है क्वेश्चन नंबर 2 कि रेशम मार्ग क्या है। नोट कर लो भाई, ये भी क्वेश्चन नोट कर लो, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आओ। तीसरा क्वेश्चन लिखा है, भूमि संसाधन का क्या महत्व है। अगर भूमि संसाधन है, जो आपका भूमि संसाधन है उसका महत्व क्या है, ये आपको बताना है। तो अब आपको तो भूमि संसाधन का बहुत अच्छे अच्छे महत्व पते होंगे। जैसा कि अगर मानव जीवन है तो वो भूमि संसाधन पर ही अपना निवास करते हैं। ठीक है, मतलब एक बहुत बड़ी चीज है भूमि उनके लिए। उन्हीं भूमि पर उनके जो खाने पीने के लिए अनाज उगते हैं, उसी भूमि पर वो कार्य करते हैं, उसी भूमि पर रहते हैं। लेकिन यहाँ भूमि संसाधन की बात की गई है। तो देखो, भूमि संसाधन किसी राष्ट्र
राष्ट्र की अमूल संपत्ति है। आपके पास कितने भी पैसे हों, आपके पास कितने भी पैसे हों, लेकिन अगर भूमि थोड़ी सी भी कहीं नष्ट हो जाए ना, तो वो बनाने के लिए आपके सारे पैसे चले जाएंगे, तब भी नहीं वो बनेगा। लेकिन ये जो है ना, भगवान ने बनाया है, प्रकृति की देन है। ऐसे में आपको अच्छा लग रहा होगा और सरल लग रहा होगा, लेकिन भूमि संसाधन किसी राष्ट्र की एक अमूल्य संपत्ति है। संपत्ति मतलब जैसे पैसे होते हैं, तो वो जैसे ये एक प्रकार का बहुत बड़ा पैसा है। भूमि संसाधन एक अमूल्य है, जिसका हम लोग मूल्य नहीं कर सकते, इसका कोई मूल्य नहीं है, ये अमूल्य है। ठीक है, और आगे देखो, यह वन्य जीवन, जो वन्य जीवन होते हैं, वन्य जीव जो जंगल में रहते हैं, वन में रहते हैं, मानव जीवन जैसे हम लोग मानव लोग हैं, ठीक है, मानव जीवन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वन्य जीवन के लिए। एंड प्राकृतिक तो आपको पता है, वनस्पति जो आपके पेड़ पौधे हैं, परिवहन जो गाड़ियां हैं, रेलगाड़ियां हैं, कई सारी गाड़ियां हैं, एवं संचार प्रणाली, संचार मतलब जो समाचार एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, ठीक है, तथा आर्थिक गतिविधियों का आश्रय है। जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं, जो गति करती हैं, उनका एक आश्रय है, भूमि संसाधन कहलाता है। क्या समझ में आया, क्या है ये तो पहले इसका कोई मूल्य नहीं किया जा सकता, अमूल्य संपत्ति है। ठीक है, ये आपको समझ में आया। लेकिन ये मानव जीवन, वन्य जीवन, प्राकृतिक, वनस्पति, परिवहन, संचार प्रणाली तथा आर्थिक गतिविधियों का एक आश्रय है। आश्रय मतलब एक जैसे आश्रय नहीं होता बैठने वाला, उसी प्रकार से ये एक आश्रय है। अगर ये ना हो तो ये सारी चीजें बेकार हो जाएंगी। तो ये है आपका भूमि संसाधन। भूमि संसाधन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, काफी ज्यादा अच्छी चीजें हैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ आपको 3 क्वेश्चन तो अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। एंड नो, आपको कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन है धात्विक खनिज। ठीक है, ऐसे करते हैं। धात्विक खनिज क्या है? देखो, धात्विक खनिज, आपको धातु पढ़ा है, धातु का खनिज यानी कि धात्विक खनिज। ऐसे 2 खनिजों का नाम भी लिखना है। ठीक है, धात्विक खनिज जो हैं उनके नाम भी लिखना है। चलो, धात्विक खनिज का अर्थ है कि जिन खनिज से धातु प्राप्त होता है। जैसे जो धातुएं होती हैं वो खनिज से प्राप्त होती हैं, तो जिन खनिज से धातु प्राप्त होता है, जिसमें चमक होता है, अगर धातु है तो धातु में चमक होता है, तथा जिनको कूट पीट कर चादर के रूप में ढाला जा सकता है। यानी कि आपने पढ़ा होगा आघातवर्धनता और तन्यता, क्लास 10th साइंस में मैंने पढ़ाया है खुद ब खुद। तो उसमें था, ठीक है, मतलब जिसे अगर पीट कर चादर के रूप में ढाला जा सकता है, पीट कर हथौड़े से चादर के रूप में ढाला जा सकता है, और खींच कर तार के रूप में खींचा जा सकता है, मतलब और तार के रूप में खींचा जा सकता है, तन्यता वाला गुण, तो वो धात्विक खनिज कहलाते हैं। मतलब धात्विक खनिज में सारे लक्षण होते हैं, सारे गुण होते हैं। अगर उसमें चमक हो और उसे पीटकर चादर के रूप में बदला जा सकता है और उसे तार के रूप में खींचा जा सकता है, तो वही तो धात्विक खनिज है। और धात्विक खनिज आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसका उल्टा हो तो अधात्विक खनिज हो जाएगा। तो ऐसे में आपको यह भी समझ में आ गया होगा धात्विक खनिज होता क्या है। अब यहाँ और कुछ पूछा है, ऐसे 2 खनिजों के नाम लिखिए। चलो मैं लिख देता हूं पहले। ये देखो, लोहा एंड सोना। सोना जो है ना, देखो सोना क्या है कि सोना को खींच कर तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, लोहा को पीट कर चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये दोनों का उदाहरण है, मतलब एक ही है, लेकिन आपको मतलब 2 उदाहरण के द्वारा मैंने समझा दिया। अगला है राज्य मार्ग क्या होते हैं। राज्य मार्ग क्या होते हैं? देखो, राज्य का अर्थ होता है पूरा राज्य, और मार्ग का अर्थ होता है राज्य मार्ग। ये राज्य मार्ग रहने दो। राज्य मार्ग क्या होते हैं? वे सड़कें जो राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं। जैसे वे सड़कें जो राज्य की राजधानियां होती हैं उनको जिला के मुख्यालय से जोड़ती हैं। जैसे जो राज्य होती हैं उनकी राजधानियां होती हैं, लेकिन एक जिला का मुख्यालय होता है, उनसे कनेक्ट होते हैं। तो राज्यों तथा केंद्र शासित क्षेत्र में इनके निर्माण तथा रख रखाव की जिम्मेदारी सार्वजनिक निर्माण विभाग की होती है। यहां कहने का अर्थ है कि ये वे सड़कें होती हैं जो राज्य की राजधानियां होती हैं, उन्हें जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं।
फर्स्ट मैटर तो ये है, जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं। तथा राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश या केंद्र शासित क्षेत्रों में इनके निर्माण का, मतलब इनका निर्माण करना है, तो इनके निर्माण तथा रख रखाव की जिम्मेदारी सार्वजनिक निर्माण विभाग की होती है। तो यहां आपका हो गया राज्य मार्ग। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके तो यहां तक कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपको समझा दिया, और 5 क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो यार, नोट्स बना लो, आपकी जिम्मेदारी है नोट्स बनाना, क्योंकि ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं अलग अलग क्वेश्चन बनाता हूँ। अगर सोशल साइंस का एक वीडियो आया तो उसमें अलग रहेगा क्वेश्चन, इसमें अलग क्वेश्चन रहेगा। मतलब अगर आप पूरा वीडियो देखकर पढ़ते हो ना तो आपको क्वेश्चन कोई रह ही नहीं जाएगा कि आपको ना समझ में आए, और कोई क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं कि आपके साइंस में, सोशल साइंस में बच जाए, क्योंकि मैं क्वेश्चन बदल बदल कर लिखता हूँ और ऐसे में आप बहुत अच्छा नंबर अचीव कर सकते हो, लेकिन आपके हाथ में है। लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं? अब लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं ये तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन लोकतंत्र ओरिजिनल रूप में 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, एक तो लोकतंत्र होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या होता है? प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट लोकतंत्र, ठीक है। एंड एक होता है इनडायरेक्ट लोकतंत्र यानी कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। तो यहां अगर लोकतंत्र की बात की जाए तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो ये दोनों आप नोट कर लो भैया। फिर हम लोग 6 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं, 7वें क्वेश्चन की बारी है और आप लोग इसे नोट कर लो, फिर हम लोग 7वें क्वेश्चन पर भी आ ही जाते हैं। पूरा नोट कर लो। धात्विक खनिज, राजमार्ग एंड लोकतंत्र के प्रकार। अब आ जाओ 7वें क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? 7वां क्वेश्चन कहता है कि लोकतंत्र के लिए जातिवाद क्यों घातक है? 2 कारण लिखिए। जातिवाद वैसे हर लोगों के लिए घातक है। अगर आप मतलब 2-4 जातियां हैं और उसमें जातिवाद करोगे तो घातक होता है, लेकिन यहां बताना है लोकतंत्र के लिए जातिवाद क्यों घातक है। 2 कारण भी बताना है, 2 कारण लिखिए। अब लोकतंत्र के लिए भी जातिवाद घातक है, आपको मैं एक एक कारण की बात कर लेता हूं। फर्स्ट, लोकतंत्र में जातिवाद के लिए लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं। देखो, अगर लोकतंत्र में जातिवाद के लिए क्यों लड़ते झगड़ते हैं? कहीं इधर दूसरे जात की बात होती है, मतलब लोकतंत्र में ही कहीं उस साइड दूसरे जात के बारे में बात होती है, ऐसे में दोनों लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। तो लोकतंत्र में भी जातवाद के लिए आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, ज्यादा जातवाद के लिए ही लफड़ा होता है, ज्यादा जाति के लिए ही झगड़े होते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा घातक होता है। क्योंकि कई सारे जातियां हैं और जातियां भाई जानते ही हो कितना अपने आप में सभी लोग हैं भाई। कोई है अगर मनुष्य है, उसकी जाति नीच भले है लेकिन वो भी एक मनुष्य है, उसके भी 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, एक मुंह है, एंड वो भी अपने कार्य करने की क्षमता है, वो भी इतना कार्य कर सकता है कि नंबर 1 बन सकता है। लेकिन अब उसकी जात भले ही नीची हो, लेकिन उनके पास भी वो करने की क्षमता है जो आपके पास है। लेकिन जात पे कभी भी आपको विवाद नहीं करना चाहिए, कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जात तो जात है। आज देखो कोई भी है नीच जात, वो भी आज करोड़ों में खेल रहा है और काफी ज्यादा आगे है एंड स्टार बने हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे में जातवाद कुछ नहीं होते, अपना खुद काम करो, अपने काम को आगे लेने की कोशिश करो। दूसरा है, जातवाद के कारण ही अशांति फैलती है। अशांति भी जातवाद के कारण फैलती है, एक आदमी लड़े दूसरे आदमी से। जैसे आप समझ लो एक उदाहरण, ये मतलब ये दूसरे जात के हैं, ये दूसरे जात के। अब ये भैया कहे कि ये यार अपने जात से जलते हैं और इनसे मत बोलो, चलो 2 लोग नहीं बोले। ये इनसे कहे, ये एक जन से इनसे और मिल गए, ये इनसे कहे 2 लोग हो गए, 2 लोग 2 लोगों से कहे, भाई ये 4 हो गए भैया, इनसे 4 लोग नहीं बोलने लगे। लड़ाई 1 लोगों से हुई, बोलते कितने लोग? 4 लोग। ऐसे बढ़ते बढ़ते बहुत सारे लोगों से अशांति फैल जाती है, शांति नहीं रहता, अशांति हो जाता है, ठीक है। शांति की कोई बात ही नहीं रह जाती, जिससे देश की शासन व्यवस्था भंग हो जाती है। अब ऐसे में देश की शासन व्यवस्था भंग हो ही जाएगी, क्योंकि आप एकजुट रह कर रहे हो तो अच्छी बात है, ठीक है। जिसके कारण लोकतंत्र का खतरा बना रहता है, जिसके कारण जो लोकतंत्र है उसका भी खतरा बना रहता है।
तो यहाँ आपको जातिवाद कैसे घातक है आपको पता होगा। लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र में जातिवाद के लिए लोग झगड़ते रहते हैं एंड जातिवाद के कारण ही अशांति फैलती है एंड जिसमें देश की शासन व्यवस्था भंग हो जाती है, जिसके कारण लोकतंत्र का खतरा बना रहता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। भारत के आपको 2 पड़ोसी देशों के नाम बताने हैं जो उनके आसपास रहते हैं, पड़ोसी देशों के नाम बताने हैं। तो भारत के पड़ोसी देश आपके 2 ही बताने हैं, लेकिन निम्नलिखित हैं, कई सारे पड़ोसी देश हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपका है श्रीलंका। श्रीलंका भारत का एक पड़ोसी देश है, आपको पता होगा, ठीक है। एंड दूसरा है पाकिस्तान। नेपाल भी है पड़ोसी देश। तो यहाँ आप 2 बताया गया है, 2 आप लिख लो। नंबर फर्स्ट है श्रीलंका, नंबर सेकंड है पाकिस्तान। अब इसको आप नोट कर लो क्योंकि भाई आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। श्रीलंका एंड पाकिस्तान, ओके। श्रीलंका और पाकिस्तान आप लोग नोट कर लो, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं और काफी ज्यादा सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। प्रति व्यक्ति आय या फिर औसत आय दोनों एक ही है, ये आप इसे चाहे प्रति व्यक्ति आय कहो या औसत आय कहो, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इसलिए मैं आपको बताता हूं। देखो प्रति व्यक्ति आय, देखो प्रति व्यक्ति का अर्थ है औसत प्रति व्यक्ति, चाहे आप औसत प्रति व्यक्ति कहो चाहे प्रति व्यक्ति आय कहो, कोई दिक्कत नहीं, नो कंफ्यूजन, आपके लिए सब एक है। इसलिए प्रति व्यक्ति आय से तात्पर्य किसी देश में एक लेखा वर्ष में समस्त लोगों की औसत आय से है। जैसे एक कंट्री है, एक देश है, तो उसके पूरे वर्ष का जो क्या किया जाता है आय, जैसे देखो किसी देश में एक लेखा वर्ष में समस्त लोगों की औसत आय, पूरे देश की औसत आय ही प्रति व्यक्ति आय कहलाती है, पूरे देश के एक साल की औसत आय ही, ठीक है। तो ये होता है प्रति व्यक्ति आय, बहुत सटीक परिभाषा बताया है और आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट भी है। तो भैया आप लोग नोट कर लेना, याद कर लेना और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। मौसमी बेरोजगारी क्या है? मौसमी बेरोजगारी, देखो मौसमी बेरोजगारी जो है वो क्या होती है, तो यह बेरोजगारी की वह स्थिति है, यह बेरोजगारी की वह स्थिति है जिसमें लोगों को पूरे साल काम नहीं मिलता। जैसे 12 महीने एक साल में होते हैं तो 12 के 12 महीने काम नहीं मिलेंगे, मौसम के अनुसार काम मिलेंगे। जैसे कोई आम का काम करता है तो आम के काम जब आम फरेंगे, आम लगेंगे तभी उनका मौसम का बेरोजगार होगा, वरना उसके और जो महीने होते हैं उसमें उनका कोई रोजगार नहीं रहेगा। ऐसे में मौसमी बेरोजगारी वही होते हैं कि यह बेरोजगारी की वह स्थिति है जिसमें लोगों को पूरे साल काम नहीं मिलता। पूरा साल सोचिए 12 के 12 महीने हम काम करें तो उनको मिलेगा ही नहीं, करेंगे क्या, और साल के कुछ महीनों में ही बेरोजगार रहते हैं, साल के कुछ महीनों में ही बेरोजगार रहते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। चलो हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उदारीकरण का क्या तात्पर्य है? उदारीकरण का क्या तात्पर्य है? तो उदारीकरण आपको अच्छे से समझा देता हूं, फिर इसके नीचे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदारीकरण से तात्पर्य है जो अनावश्यक, जिसका कोई आवश्यकता व्यापार करनी है, अनावश्यक व्यापार, प्रतिबंधों को हटाकर व्यवस्था को अधिक प्रतियोगी बनाना चाहिए, ये बनाना है। जो अनावश्यक व्यापार है उनके को हटा देना चाहिए, सही बात है, और अर्थव्यवस्था जो अपनी है उसको अधिक प्रतियोगी बनाना चाहिए, बनाना है, वही है उदारीकरण। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं? ये आपके लिए VIMP है, VVI क्वेश्चन है। तो चलो भैया वस्तु विनिमय प्रणाली समझ लो, ठीक है। प्रारंभिक अवस्था में, जो प्रारंभिक अवस्था होती है, प्रारंभिक अवस्था में वस्तु विनिमय प्रणाली ही प्रचलित थी। जो पहले का टाइम था, पहले की बातें हैं, पहले का जो समय था उसमें वस्तु विनिमय प्रणाली ही प्रचलित थी। इसे प्रत्यक्ष विनिमय प्रणाली भी कहते हैं, इसे प्रत्यक्ष विनिमय प्रणाली भी कहते हैं। यहां से आपका 12 क्वेश्चन मैंने करा दिया है भैया।
अब इतना आप कंप्लीट करो अच्छे से, फिर हम लोग आगे बात करेंगे फिर और सारे क्वेश्चंस की, ठीक है, क्योंकि आपके लिए इतना बहुत है आज के लिए, और फिर आपको आगे भी पढ़ाया जाएगा और सारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो सारे लिखे हुए हैं, कराना है सब कुछ, ठीक है। तो ऐसे में आपको हर एक सब्जेक्ट की क्लास 10 की तैयारी करने के लिए श्रवण लेक्चरर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लो। और आप लोगों को क्या दिक्कत है कोई भी सब्जेक्ट में, वो कमेंट कर दिया करो, और सभी का आप लोगों को सब कुछ पढ़ाया जाएगा। हर एक चैप्टर का वन शॉट वीडियो भी पढ़ाया जाएगा कि एक ही चैप्टर में, एक ही वीडियो में सारा आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। वो आपका पेपर जब थोड़ा दिन बचेगा तब कराया जाएगा, ठीक है। अभी हम साइंस का पूरा प्लेलिस्ट बना दिए हैं, पूरा चैप्टर आपका उसमें है, आप लोग पढ़ो, ठीक है। पूरा चैप्टर प्लेलिस्ट में जाओ, चेक करो, आपको मिल जाएगा। 13-14 चैप्टर सब हैं। तो वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।